जरा एक ऐसे परिदृश्य के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि कल सुबह जब नींद खुले तो दुनिया की हर चीज सिर्फ एक ही रंग की हो गई हो। एक ही रंग मतलब सब कुछ? हाँ, बिल्कुल सब कुछ। आसमान, पेड़, इमारतें, यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी, सब बिल्कुल स्लेटी या ग्रे रंग के हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ा अजीब लगेगा। है ना? और बात सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है। सोचिए खाने की मेज पर बैठे तो हर दिन हर समय एक ही स्वाद वाला कोई पेस्ट खाने को मिले। और हर शाम को सोने से पहले हर व्यक्ति बिल्कुल एक ही कहानी सुने। दिन ब दिन, साल दर साल, बस वही एक रंग, वही एक स्वाद और वही एक कहानी। मतलब ये विचार कुछ सेकंड के लिए भली एक दिलचस्प सा प्रयोग लगे, लेकिन गहराई में जाने पर ये सच में किसी डरावने सपने जैसा महसूस होता है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। ये बहुत ही उबाऊ और नीरस हो ये जाएगा। डरावना इसलिए लगता है क्योंकि मानव मस्तिष्क की पूरी संरचना ही नवीनता और भिन्नता को प्रोसेस करने के लिए बनी है। सही कहा। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब वो किसी नई चीज का सामना करता है, जैसे कोई नया स्वाद, एक अलग रंग या कोई ऐसा विचार जो हमारे स्थापित पैटर्न को तोड़ता हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बदलाव हमारे दिमाग के लिए जरूरी है? बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ एक समान हो, वहां सिर्फ नीरसता ही नहीं होगी, बल्कि वहां दिमागी विकास या जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, वही रुक जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। समाज का पहिया आगे तभी बढ़ता है जब अलग-अलग विचार आपस में टकराते हैं। और मुझे लगता है यहीं से आज की इस गहन चर्चा की जमीन तैयार होती है। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व की एक बुनियादी जरूरत है, जिसे हम विविधता या डाइवर्सिटी कहते हैं। हाँ, विविधता। ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है। बिल्कुल। इस शब्द को रोजमर्रा की भाषा में इतनी बार उछाला जाता है कि इसका असली वजन कहीं खो सा गया है। हमारा आज का मिशन इसी विविधता के असली अर्थ को समझना है। और ये समझना भी कि इसमें और असमानता में क्या अंतर है। हाँ, क्योंकि जब भी हम विविधता की बात करते हैं तो अक्सर एक बहुत बड़ा अनदेखा पहलू सामने आ जाता है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उसमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र है, समीर 1 और समीर 2 की कहानी। हाँ, वो कहानी। सतह पर देखने पर ये बच्चों की किसी किताब की एक साधारण सी नैतिक कहानी लगती है, लेकिन असल में ये आधुनिक समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करती है। मैं कहूंगा कि इस कहानी का ढांचा बहुत सीधा है। समीर एक वो बच्चा है जो रोज स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने जाता है और इत्तेफाक से वो हिंदू है। वहीं समीर 2 है जो स्कूल जाने की उम्र में सड़क किनारे खड़ा होकर अखबार बेच रहा है और वो मुस्लिम है। दोनों की भाषाएं भी अलग हैं। तो जब लोग किसी व्यस्त चौराहे पर इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो पहली नजर में समाज इसे एक विविध तस्वीर मान लेता है ना? बिल्कुल। लोग इसे अलग अलग धर्मों और भाषाओं के सह अस्तित्व के रूप में देखने लगते हैं और सोचते हैं कि वाह, कितनी अच्छी विविधता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये नजरिया अपने आप में बहुत बड़ा धोखा नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मतलब, क्या हम अक्सर गरीबी और मजबूरी को गलती से विविधता मानकर महिमा मंडित नहीं कर देते? अगर कोई सड़क पर काम कर रहा है और दूसरा स्कूल जा रहा है, तो क्या इसे सिर्फ इसलिए विविधता मान लिया जाए क्योंकि उनके धर्म अलग है? ये बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है। मुझे तो लगता है कि ये विविधता है ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। समाज में हमेशा से अलग अलग आर्थिक स्तर रहे होंगे, लेकिन असली मुद्दा कामगार होने का नहीं है। असली मुद्दा है पहुंच या एक्सेस से वंचित कर दिए जाने का। एक्सेस की कमी। जी। जब हम इन दो बच्चों को देखते हैं तो उनका अलग अलग धर्मों का पालन करना या अलग अलग भाषाएं बोलना, ये स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक विविधता है। ये समाज को समृद्ध करता है। हाँ, भाषा और धर्म विविधता का हिस्सा है। लेकिन दूसरे बच्चे का स्कूल के दरवाजे तक ना पहुंच पाना कोई सांस्कृतिक विकल्प नहीं है। मतलब उसने खुद ये नहीं चुना है। ये असमानता है। बिल्कुल। असमानता तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति या समूह को उन बुनियादी संसाधनों से योजनाबद्ध तरीके से दूर कर दिया जाता है जो उसके विकास के लिए जरूरी हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। मैं एक उपमा देती हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि विविधता एक ऐसी बड़ी दावत की तरह है जहाँ हर कोई अपने घर से अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन लाता है। कोई मिठाई ला रहा है, कोई नमकीन, कोई तीखा। ये तो एक शानदार दावत लग रही है ना? यह है विविधता जो दावत को मजेदार बनाती है। लेकिन असमानता क्या है?
असमानता ये है कि किसी इंसान को उस दावत में शामिल ही ना होने दिया जाए क्योंकि उसके पास खाना खाने के लिए प्लेट ही नहीं है। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। शुक्रिया। मतलब प्लेट न होना कोई अलग तरह का व्यंजन नहीं है, वो तो बुनियादी जरूरत की कमी है। बिल्कुल, ये उपमा उसी तंत्र को स्पष्ट करती है जिस पर असमानता काम करती है। अगर हम अपने स्रोत में दिए गए भारत की जाति व्यवस्था के उदाहरण को देखें, वो तो बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। हाँ, तो वो कोई सांस्कृतिक विविधता का उत्सव नहीं था। वो एक ऐसा संस्थागत ढांचा था जिसने समाज के एक बड़े हिस्से की उस दावत की प्लेट ही छीन ली। हाँ, उन्हें संसाधनों से ही दूर कर दिया। सही कहा। उसने अवसरों, जमीन, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि विविधता किसी इंसान की पहचान को गहराई देती है, जबकि असमानता उसी इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे के घोर विरोधी बल हैं। एक जोड़ता है, दूसरा तोड़ता है। अच्छा, तो अगर असमानता संसाधनों की कमी या इंसानी व्यवस्थाओं से आती है, तो फिर ये जो सांस्कृतिक विविधता है, हाँ। अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा, त्योहार, ये सब आखिर कहाँ से पैदा होता है? यह सवाल हमें सीधे भूगोल और इतिहास की एक बहुत ही जटिल और रोमांचक दुनिया में ले जाता है। भूगोल मतलब मौसम और जमीन का असर? हाँ, क्योंकि इंसान हवा में अपनी संस्कृति नहीं बनाता, वो अपनी जमीन और अपने मौसम के हिसाब से खुद को ढालता है। मानव संस्कृति का सबसे बड़ा डिजाइनर वहाँ का भूगोल ही होता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। किसी भी समाज का पहनावा, उसका भोजन, यहाँ तक कि उसके काम करने का तरीका भी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वो समाज पहाड़ पर बसा है, रेगिस्तान में है या समुद्र के किनारे। तो इसे समझने के लिए हमारे स्रोत में भारत के दो एकदम अलग भौगोलिक क्षेत्रों का उदाहरण है, लद्दाख और केरल। बिल्कुल, ये दोनों एकदम विपरीत हैं। हाँ, अगर हम उत्तर की तरफ देखें तो लद्दाख एक ऐसा इलाका है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। वहाँ ना तो बारिश होती है, ना ही वहाँ खेती के लिए कोई उपजाऊ जमीन है। एकदम बंजर। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ हैं। ये ऐसा भूगोल है जो इंसान से कहता है कि भाई यहाँ जीवित रहना है तो कोई दूसरा रास्ता निकालो। और वो रास्ता वहाँ के लोगों ने कैसे निकाला? खेती तो हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, भेड़ों को। और यहीं पर भौगोलिक मजबूरी एक आर्थिक चमत्कार में बदल जाती है। लद्दाख की उस कड़कड़ाती ठंड में जो भेड़ें जिंदा रह सकती थीं, उनकी एक जैविक खासियत थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। खुद को ठंड से बचाने के लिए उन भेड़ों के शरीर पर एक बेहद खास और गर्म ऊन उगता था, जिसे हम पश्मीना कहते हैं। पश्मीना, ये तो पूरी दुनिया में मशहूर है। सही कहा। ये पश्मीना सिर्फ एक ऊन नहीं था, बल्कि वो लद्दाख के लोगों के लिए अस्तित्व बचाने का हथियार था। उन्होंने इसे बुनना शुरू किया। और वो इतना कीमती बन गया। जी, ये ऊन इतना दुर्लभ और कीमती था कि इसने पूरी दुनिया के बाजारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पश्मीना ने लद्दाख को एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बना दिया। अब इस जमे बर्फ वाले इलाके से एकदम बाहर निकलते हैं और भारत के दक्षिणी सिरे यानी केरला की तरफ चलते हैं। ये सच में बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। एकदम अलग दुनिया है केरल। हाँ, एक तरफ बर्फ के पहाड़ थे तो दूसरी तरफ केरल का ऐसा भूगोल है जो मानो इंसान पर मेहरबान है। अरब सागर का तट, हरी भरी पहाड़ियां और भरपूर बारिश। खेती के लिए एकदम सही जगह। बिल्कुल। लद्दाख में जहां एक तिनका उगाना संघर्ष है, केरल में जमीन इतनी उपजाऊ है कि वहां दुनिया के सबसे महंगे मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च आसानी से उगने लगे। और आपको पता है, काली मिर्च की कीमत तो एक समय में सोने के बराबर हुआ करती थी। उसे काला सोना कहा जाता था। अरे वाह! और इन मसालों ने वही काम किया जो लद्दाख में पश्मीना ने किया था। एकदम सही। इन मसालों की महक ने सदियों पहले अरब और चीन के व्यापारियों को अरब सागर पार करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे हमेशा सोच में डाल देती है। आज के जमाने में तो व्यापार का मतलब है कि एक हवाई जहाज आया, माल लोड किया और कुछ घंटों में वापस लौट गया। हाँ, तो बहुत आसान है। लेकिन प्राचीन काल में तो ऐसा नहीं था ना। समुद्र की यात्राएं तो हवाओं पर निर्भर होती थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्राचीन व्यापार पूरी तरह से मानसूनी हवाओं की दिशा पर निर्भर करता था। व्यापारी जब अरब से या चीन से पाल वाली नावों में बैठकर आते थे, तो उन्हें केरल तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। और एक बार पहुंचने के बाद वे अपना सामान लेकर तुरंत वापस नहीं लौट सकते थे। बिल्कुल नहीं। उन्हें वापस लौटने के लिए हवा की दिशा के बदलने का इंतजार करना पड़ता था।
हवा का इंतजार। और इस इंतजार में कई बार 6 महीने या उससे ज्यादा का समय लग जाता था। अब आप खुद सोचिए, जब विदेशी व्यापारियों का एक पूरा समूह किसी नई जगह पर महीनों तक रुकेगा तो क्या होगा? वे सिर्फ मसालों की बोरियां तो नहीं गिनते रहेंगे ना 6 महीने तक। हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ बात करेंगे, वहां की भाषा सीखेंगे। कुछ व्यापारी तो वहीं बस गए, स्थानीय परिवारों में शादियां की। तो मतलब एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक मिलावट या समावेश शुरू हो गया। जी, और यही वो तंत्र है जो हमें असल में ये बताता है कि विविधता कैसे पनपती है। ये सच में बहुत गहराई वाली बात है। देखिए, व्यापार के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? भरोसा। बिल्कुल। अगर आपको किसी अनजान भाषा वाले व्यक्ति के साथ व्यापार करना है तो आपको उसके रीति रिवाजों का सम्मान करना ही होगा। सही बात है। इस लंबे ठहराव और व्यापारिक भरोसे की जरूरत ने ही केरल में एक ऐसा समाज बनाया जहां ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग एक साथ रहने लगे। ये तो विविधता का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। हाँ, अरब व्यापारियों के साथ इस्लाम आया, सेंट थॉमस के साथ ईसाई धर्म आया और चीनी व्यापारियों के साथ उनका प्रभाव आया, जो आज भी केरल में चीनी मछली पकड़ने के जालों में देखा जा सकता है, जिन्हें चीना वाला कहा जाता है। चीना वाला नाम से ही पता चलता है कि ये चीन से आया है। बिल्कुल, और आश्चर्य की बात यह है कि यही पैटर्न हमें हजारों किलोमीटर दूर उत्तर में लद्दाख में भी देखने को मिलता है। अच्छा, वहाँ कैसे? लद्दाख के उन दुर्गम पहाड़ों से होकर भी व्यापारियों के कारवां गुजरते थे। तिब्बत और चीन के व्यापारी पश्मीना ऊन लेने आते थे और वे भी अपने साथ बौद्ध धर्म और बाद में इस्लाम को वहां लेकर गए। तो मतलब दोनों जगह का कारण व्यापार ही था। जी, लद्दाख में इस्लाम का आगमन आज से लगभग 400 साल पहले इन्हीं व्यापारिक मार्गों के जरिए हुआ। यानी भूगोल ने उन्हें पश्मीना और मसाले दिए और उन संसाधनों ने दुनिया भर की संस्कृतियों को उन तक पहुंचाया। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे इतिहास एक बहुत बड़ा करघा है जहां अलग अलग संस्कृतियों के धागे आपस में बुने जा रहे हों। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल मेरे दिमाग में आता है। बताइए। अगर हम यूरोप का उदाहरण लें, वहाँ थोड़ा सा भूगोल बदलता है, भाषा बदलती है और तुरंत एक नया देश बन जाता है। फ्रांस अलग है, जर्मनी अलग है, इटली अलग है। हाँ, वहाँ हर संस्कृति का अपना देश है। लेकिन भारत के मामले में देखिए, हमारे पास लद्दाख है जो तिब्बती पठार का हिस्सा लगता है, और केरल है जो एकदम गर्म और समुद्री इलाका है। बिल्कुल अलग। इनके खान पान, भाषा, पहनावे और मौसम में कोई समानता नहीं है। फिर भी ये सब एक ही राजनीतिक और राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा कैसे बन जाते हैं? मतलब किसी भी साधारण राजनीतिक सिद्धांत के हिसाब से तो ये असंभव लगता है। ये सच में दुनिया भर के राजनीति विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा पहेलीनुमा सवाल रहा है, और इसका जवाब उस दर्शन में छिपा है जिसे विविधता में एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। हाँ, हमारे स्रोत में भी जवाहरलाल नेहरू की किताब का जिक्र है। सही। इसके बजाय ये एक बहुत ही गहरी और अंदरूनी भावना है। हजारों सालों के व्यापार, प्रवासन और विचारों के आदान प्रदान ने समाज के भीतर सहिष्णुता और एक दूसरे के रिवाजों को स्वीकार करने की एक ऐसी जमीन तैयार कर दी थी जो किसी भी बाहरी राजनीतिक ढांचे से कहीं ज्यादा मजबूत थी। और मुझे लगता है कि इस बात का सबसे बड़ा टेस्ट, या जिसे अग्नि परीक्षा कह लें, तब हुई जब ब्रिटिश हुकूमत भारत आई। ओहो, वो तो भारतीय इतिहास का सबसे नाजुक दौर था। हाँ, क्योंकि अंग्रेजों का राजनीतिक मॉडल बहुत सीधा था। वे यूरोप की उस मानसिकता से आए थे जहां भाषा या धर्म अलग होने का मतलब ही दुश्मन होना था। डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल। उन्हें लगा कि भारत जैसे देश को, जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, उसे धर्म और जाति के नाम पर तोड़ना दुनिया का सबसे आसान काम होगा। उन्होंने इस विविधता को भारत की सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया था। और देखा जाए तो अंग्रेजों का ये गणित कागज पर बिल्कुल सही लग रहा था। कागज पर तो सही था। हाँ, लेकिन उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि ये विविधता शीशे की तरह कमजोर नहीं थी। ये तो एक मकड़ी के जाली की तरह एक बहुत ही जटिल और लचीला नेटवर्क थी। एक धागा खींचो तो पूरा जाला महसूस करता है। बिल्कुल। जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई तो वो सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वो इस साझा सांस्कृतिक नेटवर्क की एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति थी। हाँ, सब लोग एक साथ आ गए। एक साझा दुश्मन के सामने, केरल के किसान हो या पंजाब के व्यापारी, लद्दाख के निवासी हों या बंगाल के बुद्धिजीवी, जिनकी जीवन शैली में कोई मेल नहीं था, वे सब एक मंच पर आ गए। क्योंकि उनके पास एक साझा लक्ष्य था, आजादी। जी, और उसी साझा लक्ष्य ने इस विविधता को एक अभेद्य दीवार में बदल दिया, जिसे अंग्रेज कभी तोड़ नहीं पाए। और वो साझा अनुभव
आज भी महज इतिहास की किताबों में बंद नहीं है। अगर हम आज अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को देखें तो वे उसी अग्नि परीक्षा के जीवित दस्तावेज लगते हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रगान। बिल्कुल, राष्ट्रगान को ही ले लीजिए। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा तो उन्होंने कोई एक हवाई कविता नहीं लिखी। उन्होंने तो पूरे देश का नक्शा खींच दिया था। हाँ, उन्होंने पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग इन सभी अलग अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचानों का नाम लिया और फिर उन सबको एक ही लय में बांध दिया। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली बात है ना? ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक ऑडियो विजुअल मैप है। ये बताता है कि कैसे अलग अलग नदियां आकर एक ही महासागर में घिरती हैं। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा भी इसी बात का प्रतीक है। तिरंगे के अलग अलग रंग और बीच में अशोक चक्र, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि एक राष्ट्र बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सब लोग अपनी व्यक्तिगत पहचान मिटा दें। ये बहुत गहरी बात कही आपने। मतलब राष्ट्र निर्माण का अर्थ एक ही सांचे में ढल जाना नहीं है। ये तो एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर संगीतकार का वाद्य यंत्र अलग है, लेकिन वे सब मिलकर एक ही धुन बजा रहे हैं। और धुन तभी अच्छी लगती है जब हर वाद्य यंत्र की अपनी आवाज हो। बिल्कुल, जब आप दूसरे के वाद्ययंत्र का सम्मान करते हैं तभी वो खूबसूरत धुन बन पाती है। ये पूरी चर्चा हमें समाज को देखने का एक ऐसा चश्मा देती है जहां चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के धागों को एक साथ समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि विविधता वो अमृत है जो इंसान की रचनात्मकता को जिंदा रखता है। 100% सही। लद्दाख के ठंडे पहाड़ों से लेकर केरल के गर्म तटों तक हमारे भूगोल ने हमें जिंदा रहने के अलग अलग तरीके सिखाए। और व्यापार की मानसूनी हवाओं ने दुनिया भर के विचारों को हमारे आंगन तक पहुंचाया। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि असमानता क्या है। बिल्कुल नहीं, इसके बिल्कुल विपरीत असमानता वो जहर है जो समाज को खोखला करता है। ये किसी को प्लेट न देकर दावत से बाहर रखने की वो क्रूर व्यवस्था है जिसे हमें कभी भी किसी भी हाल में विविधता का नाम देकर सही नहीं ठहराना चाहिए। मेरा भी यही मानना है। इस विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि इतिहास और भूगोल ने हमें एक बहुआयामी पहचान दी है, और इस पहचान को बनाए रखना केवल एक सांस्कृतिक दायित्व नहीं है, बल्कि ये हमारी लोकतांत्रिक और मानवीय जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार कौंध रहा है जो शायद हमारे भविष्य की दिशा से जुड़ा है। कैसा विचार? हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले चीन और अरब के व्यापारियों ने महीनों का सफर तय करके लद्दाख और केरल की संस्कृतियों में नए रंग भरे थे। वो एक ऐसा समय था जब दुनिया धीमी थी, लेकिन विचारों का आदान प्रदान बहुत गहरा था। हाँ, लोगों के पास एक दूसरे को समझने का वक्त था। लेकिन आज जब हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कैद कर दिया है, तो हर चीज एक झटके में हम तक पहुंच रही है। हम पलक झपकते ही किसी से भी जुड़ सकते हैं। ये सच है। तकनीक ने भौगोलिक दूरियों को लगभग खत्म कर दिया है। आज व्यापार या विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें हवाओं की दिशा बदलने का इंतजार तो नहीं करना पड़ता। लेकिन यही एक पेच है। ये जो आधुनिक तकनीक है, जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम है, क्या वे सच में हमारी इस प्राचीन विविधता को और अधिक समृद्ध कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर इसका असर बिल्कुल उल्टा हो रहा है? जरा सोचिए, जब दुनिया भर के लोग एक ही वायरल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरह का संगीत सुन रहे हैं, एक ही तरह के कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या हम जाने अनजाने में एक रूपता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? मतलब हम फिर से उसी स्लेटी रंग की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि जिस आधुनिकता को हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, कहीं वो वही स्लेटी रंग की दुनिया तो नहीं बना रही है जिसका जिक्र ने शुरुआत में किया था। यह तो सच में बहुत ही डरावना विचार है। क्या हमारा डिजिटल संसार जो हमें हर वक्त जोड़े रखता है, असल में हमारी उस खूबसूरत और धीमी सांस्कृतिक विविधता को एक नीरस मोनोकल्चर में तो नहीं बदल रहा है? ये एक बेहद प्रासंगिक और परेशान करने वाला विरोधाभास है। इतिहास में जो सांस्कृतिक जुड़ाव हुआ, उसने स्थानीय जड़ों को पानी दिया। लेकिन आज का डिजिटल एल्गोरिदम अक्सर उन जड़ों को काटकर एक वैश्विक एक रूपता थोपने की कोशिश करता है। ये सच में एक ऐसा विषय है जो हमारे अस्तित्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और मुझे लगता है यही वो सवाल है जिसके साथ आज हम इस चर्चा को विराम देंगे। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है कि क्या हम अपनी विविधता के इस विशाल और खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा को बचा पाएंगे,
या उस एक ही डिजिटल धुन में सब कुछ खो देंगे? इस विचारणीय प्रश्न पर गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। जी। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और जटिल विषय की परतों को इसी तरह उधेड़ेंगे। तब तक अपने आसपास की विविधता को एक नई नज़र से देखने की कोशिश करें।